नमस्कार, स्वागत है आपका आईएएस पॉइंट के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम सोनाली है, जो कि आपकी इंपॉर्टेंट क्लास के सारे लेक्चर्स लेती हूँ। ठीक है, इसके साथ साथ आप देख लीजिए कि जो मैंने कल की क्लास में पढ़ाया था उसमें मैंने आपको वित्तीय क्षेत्र के बारे में कुछ प्रश्न बताए थे और कुछ जानकारी भी हमने जानी थी। ठीक है, तो मैंने आपको कहा था कि इसके आगे क्वेश्चन हम कल करेंगे। तो देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक होगा उसी के आगे का टॉपिक होगा और इम्पोर्टेंट होगा। तो आप जितने भी क्वेश्चन करो उन क्वेश्चन को अच्छे से रिवाइज करो। इसके साथ साथ जितना याद हो सके उतना याद करने की कोशिश करो, और अगर नोट्स बनाने हैं तो आप जो मेन चीज़ें हैं आप उन्हें नोट कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं आपके यूपीएससी के बच्चे हो तो अक्सर वर्ल्ड जी के संबंधी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और मेरा एक ही ये टारगेट रहता है कि इसके साथ साथ आपकी अच्छी तैयारी भी हो जाए। एक क्वेश्चन बनता है, उस एक क्वेश्चन से हमें बहुत सारी क्वेश्चन के आंसर बन जाते हैं। एक ही क्वेश्चन से बहुत सारी चीज़ों के आंसर हमें बन जाते हैं। स्थापना कब हुई, किस वर्ष हुई, इसका मुख्यालय कहाँ है, कुछ ऐसी चीज़ें रहती है, इसका कार्य क्या है, ये ऐसी चीज़ें कि एक ही प्रश्न में हमारी बहुत सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाती है। अगर मैं 10 क्वेश्चन बनाती हूँ और एक क्वेश्चन से अगर आपको 3 क्वेश्चन मिलते हैं तो देखो 30 क्वेश्चन आपके तैयार हो जाते हैं। तो आप जितने भी क्वेश्चन हैं उनका आंसर ज़रूर दीजिए। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप आंसर ज़रूर कमेंट कीजिए। चलते आज हमारी क्लास में चलेंगे हम। तो हमारा आज का जो क्वेश्चन होगा वह होगा वित्त क्षेत्र विधान सुधार आयोग का जो अध्यक्ष कौन था। ठीक है, कि जिस समय वित्त क्षेत्र विधान सुधार का आयोग हुआ गठन हुआ था उस समय के अध्यक्ष पूछे गए हैं, अभी वर्तमान के नहीं पूछे गए हैं। चलिए तो हम देख लेते हैं कि जो वित्त क्षेत्र सुधार आयोग का अध्यक्ष कौन था। ऑप्शन देखेंगे आप, जस्टिस BN श्रीकृष्ण, जस्टिन देवी प्रसाद पाल, ऑप्शन नंबर सी है आपका प्रो YH मालेग्राम, या जस्टिस शिवराज V पाटिल। ठीक है, चलिए तो आप देख लेंगे इसके बारे में कुछ चीज़ें। अगर इसका आंसर हैगा ऑप्शन नंबर A सही हो जाएगा। चलिए देख लेंगे हम। वित्तीय क्षेत्र जो विधान सुधार आयोग है, इसकी जो शुरुआत हुई थी वह हुई थी 24 मार्च 2011 को। ठीक है, कहाँ पे हुई थी? वित्त मंत्रालय द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा हुई थी? तो यह वित्त मंत्रालय के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। कब की गई थी? तो 24 मार्च 2011 में की गई थी। आगे देखेंगे, उस समय इसके जो अध्यक्ष थे वो सुप्रीम कोर्ट के जो पूर्व न्यायाधीश कि जस्टिस BN कृष्ण थे। कौन थे? जस्टिस BN कृष्ण। ठीक है, इससे अब इससे हमको कितनी चीज़ें मालूम पड़ गई है। एक तो अध्यक्ष पता चल गए हैं, इसकी स्थापना कब की गई थी, इसके बाद इसकी स्थापित कहाँ किया गया था, कि वित्त मंत्रालय में कब किया गया था, 24 मार्च 2011 में। ठीक है, इस तरह से एक क्वेश्चन से हमारे 3 क्वेश्चन तैयार हो चुके हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, 20 सूत्रीय कार्यक्रम का पुनर्स्थापन कब हुआ। ऑप्शन देखेंगे 2005, 2007, 2008 या 2009। ठीक है, अब देखो कि जो 20 सूत्रीय, अगर इसका आंसर आपको पता है तो आप आंसर जरूर कमेंट कीजिए। इसके साथ साथ चलिए हम प्रश्न की ओर चलते हैं। तो 20 सूत्रीय जो कार्यक्रम है इसको 2007 में पुनर्स्थापित किया गया था। ठीक है, पुनर्स्थापन कब किया गया था? 2007 में इसकी स्थापना की गई थी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा, नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क निम्नलिखित में से किसके लिए ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। ऑप्शन देखेंगे हम, नगर निगम, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति या नगर पालिका। ठीक है, अब देखो कि आप इसका जो सही आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर B होगा, यानी कि जो ग्राम पंचायत है ना वह नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क है, जिसमें क्या करेगा, यह ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। तो ऑप्शन नंबर B आपका सही हो जाएगा, यानी कि ग्राम पंचायत। अगले प्रश्न में चलते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन म्यूचुअल फंड्स को विनियमित करता है। ऑप्शन देखेंगे हम, RBI, ऑप्शन नंबर B है आपका SBI, SEBI, ऑप्शन नंबर C है आपका SBI, और ऑप्शन नंबर D है इसमें से कोई नहीं। ठीक है, तो देखो कि SBI जो है ना, SBI का पूरा नाम क्या है? भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। ठीक है, हाँ, जो कि भारत में म्यूचुअल फंड को विनियमित करता है। ठीक है, कि ऑप्शन नंबर C आपका सही हो जाएगा। अब देखो इसकी स्थापना कब की, तो इसकी स्थापना की गई थी 1 अप्रैल
1992 में SBI की क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा, वित्तीय जिम्मेदारी और बजट प्रबंधन अधिनियम का जो प्रमुख उद्देश्य है वह क्या था। ऑप्शन देखेंगे हम, राजकोषीय लाभ हासिल करना। ऑप्शन नंबर बी है आपका राजस्व घाटे को खत्म करना। ऑप्शन नंबर सी है आपका राजकोषीय घाटे को खत्म करना। राजकोषीय और राजस्व घाटा, ठीक है, दोनों में अंतर है। अगले मतलब कि ऑप्शन नंबर बी में आपसे पूछा गया है राजस्व घाटे को खत्म करना, और सी में पूछा गया है राजकोषीय घाटे को खत्म करना, और ऑप्शन नंबर डी है आपका इसमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए तो देखिए कि जो वित्त जिम्मेदारी और बजट है, इसका जो प्रबंधन अधिनियम, इसका जो उद्देश्य था वह क्या था। तो वह यह था कि जो वित्तीय जिम्मेदारी और बजट प्रबंधन अधिनियम कब हुआ था। देखो, बजट जो प्रबंधन अधिनियम है ना, यह 2003 में लागू हुआ था। ये चीज़ आप याद रखिएगा कि यह कब लागू हुआ, तो ये 2003 में लागू हुआ था। इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य था कि राजस्व घाटे को खत्म करना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा कि बजट प्रबंधन अधिनियम का जो प्रमुख उद्देश्य था यह था कि राजस्व घाटे को खत्म करना। अब यह कब से लागू हुआ था, तो यह 2003 से लागू हुआ था। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा, गहन कृषि विकास कार्यक्रम IADP और सामुदायिक विकास कार्यक्रम CDP के बीच निम्नलिखित में से कौन सा अंतर है। ऑप्शन देखेंगे, CDP की मूल इकाई एक गांव की, IADP की मूल इकाई एक तालुक थी। ठीक है, आगे देखेंगे ऑप्शन नंबर बी है आपका, CDP एक सामान्य विकास कार्यक्रम था और IADP एक क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम था। चलिए तो इसके बारे में हम कुछ चीज़ जान लेंगे। तो जो गहन कृषि विकास कार्यक्रम है, गहन कृषि विकास कार्यक्रम मतलब कि IADP, जो कि कृषि में उत्तर जो भारत सरकार है, सॉरी, कृषि में भारत सरकार को पहला प्रमुख प्रयोग था। ठीक है, यह क्या था कि कृषि का जो क्षेत्र है इसमें भारत का क्या पहला प्रमुख प्रयोग था। और इस पैकेट का जो कार्यक्रम था ना, इसको क्या क्या था कि एक कार्यक्रम के रूप में भी जाना जाता है। कौन से कार्यक्रम के, एक पैकेट कार्यक्रम के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि यह पैकेट दृष्टिकोण पर आधारित था। किस पर, दृष्टिकोण पर आधारित था। मुख्य दर्शन किसानों को जो बीज और उर्वरकों के लिए ऋण प्रदान करता था। इसका उद्देश्य क्या था कि जो किसान है उनके लिए बीज और ऋण है, ऋण मतलब कि जो लोन है वो प्रदान करता था। अब देखो इसके अब अंतर पूछा गया है हमसे, तो CDP और IADP के बीच बड़ा अंतर यह था कि CDP एक सामान्यकृत विकास कार्यक्रम था, जबकि जो IADP एक क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम था। मतलब कि CDP मतलब सामान्य, मतलब कि हाँ हर कहीं पे अवेलेबल होता, परंतु जो IADP था वह सिर्फ क्षेत्रीय विकास के कार्यक्रमों में ही कार्य करता था। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं हम। अगला प्रश्न है, भारत की समुद्र उत्पादनों के लिए भारत का सबसे बड़ा बाजार कौन सा है। ऑप्शन देखेंगे, USA, ऑप्शन नंबर बी आपका EU, ऑप्शन नंबर सी है आपका फ्रांस या जापान। ठीक है, अब देखो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। अगर इसका सही आंसर आपको पता है तो आप आंसर जरूर कीजिए। हाँ चलिए तो हम देख लेंगे, इसका जो सही आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब कि EU। अब EU क्या है, तो भारत के समुद्र उत्पादनों के लिए भारत का सबसे बड़ा जो बाजार मतलब कि यूरोपियन यूनियन है। ठीक है, क्या है, यूरोपियन यूनियन है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। EU का फुल फॉर्म क्या है, तो यूरोपियन यूनियन, जो कि क्या है, भारत की जो समुद्र उत्पादों के लिए सबसे बड़ा व्यापार है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आमतौर पर भारत के बजट से जुड़ा नहीं है। ऑप्शन लिखेंगे हम, परिणाम बजट, ऑप्शन नंबर बी आपका लिंग बजट, ऑप्शन नंबर सी है कठोर बजट या सकल बजटीय समर्थन। ठीक है, तो देख लीजिए इसका सही आंसर क्या होगा। चलिए तो देखेंगे हम कि जो कठोर बजट है, ऑप्शन नंबर सी आपका, यह क्या है, आमतौर पर भारत के बजट से जुड़ा हुआ नहीं है। बाकी ऑप्शन नंबर ए आपका है परिणाम बजट, ये भी भारत से जुड़ा हुआ है। लिंग बजट भी आपका
भारत के बजट से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर डी आपका सकल बजटीय समर्थन, तो यह तीनों चीज़ें क्या है, हमारे भारत के जो बजट है उसे जुड़ी हुई है, परंतु कठोर बजट जुड़ा हुआ नहीं है, क्योंकि हमारा जो भारत का बजट है वह नॉर्मल होता है, ठीक है, सामान्य तरीके से होता है, इसमें कोई भी कठोरता नहीं पाई जाती है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए। ऑप्शन देखेंगे, तरलता समायोजन सुविधा। ऑप्शन नंबर बी आपका मुद्रा का अवमूल्यन। ऑप्शन नंबर सी आपका खुला बाजार परिचालन। ऑप्शन नंबर डी है इसमें से कोई सा वित्तीय उपाय है। ऐसा पूछा गया, मतलब इन तीनों में से कौन सा वित्तीय उपाय है, ठीक है। तो देखो कि इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर अगर आपको पता है तो आप आंसर जरूर कीजिए। अब देखो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका जो सही आंसर है वह है मुद्रा का अवमूल्यन। अब देखो कि मुद्रा का अवमूल्यन का मतलब क्या होता है, ठीक है, हमको ये चीज़ें ये तो पता चल गया हमको किसका आंसर मुद्रा का अवमूल्यन है, परंतु ये होता क्या है। तो जो मुद्रा का अवमूल्यन है, ठीक है, इसका अर्थ होता है जब किसी देश द्वारा मुद्रा की विनिमय दर अन्य देश की मुद्राओं से कम कर दी जाए, ठीक है। अब देखो सभी जगह पर अलग अलग है, तो उस समय क्या होता है कि मुद्रा की जो विनिमय दर है वह अन्य देश की जो मुद्रा है उससे कम कर दिया जाता है, ताकि निवेश को बढ़ावा मिल सके, तो उसे अवमूल्यन कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, मुद्रा का अवमूल्यन कहते हैं। चलिए ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हमारे। हवाला लेन देन भारत में किस अधिनियम के अंतर्गत बंद है, ठीक है। ऑप्शन देखेंगे अब, फेरा, फेमा या फार्मा या अस्पा, ठीक है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फेमा। क्योंकि क्या होता है, फेमा का फुल फॉर्म क्या है, तो फॉरेन करेंसी मैनेजमेंट एक्ट। क्या है फॉर, देखो एफ से क्या हो जाएगा फॉरेन, और ई से क्या हो जाएगा, इसका सही करेंसी मैनेजमेंट एक्ट, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखिएगा। चलिए तो आगे जान लेंगे इसके साथ साथ कि इसमें क्या होता है कि विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम के अंतर्गत भारत में हवाला लेन देन बंद है, ठीक है। अब देखो कि यह नियम 29 दिसंबर 1919 को बंद हुआ। कब हुआ था, 29 दिसंबर 1919 को बंद हुआ था। किसके अंतर्गत आता है यह, तो यह भारत में जो विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम है इसके अंतर्गत इसे बंद कर दिया गया था, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलिए तो आज की क्लास हमारी यही ख़त्म होती है। इसके साथ साथ आप ये सारी चीज़ें अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं हमारी अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।